हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स अपना नया पार्ट, नया चैप्टर, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आफ्टर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें ये सीरीज पढ़नी है एंड दिस वन इज फ्रॉम द पार्ट 12। ओके, सो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम एक एक ब्लॉक को कवर करेंगे, नॉट लाइक कि डी और एफ दोनों में पैरेलल चलाऊंगी, नहीं, आपको एक एक एलिमेंट ब्लॉक वाइज करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट व्हाट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक टेबल देखते ही याद आ जानी चाहिए, पी ब्लॉक में भी पढ़ी है, एस ब्लॉक में भी पढ़ी है। याद आ गया होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स थे जो कि अभी आपको ब्लर दिख रहे हैं, क्यों ब्लर दिख रहे हैं? क्योंकि हम इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरी की पूरी सीरीज को, पूरे ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ये यहाँ पर ब्लर हैं, आपके दिमाग में ब्लर नहीं होने चाहिए। क्लियर? सो दोज एलिमेंट्स आर व्हाट? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे थे, कहाँ? पीरियोडिक टेबल में, तो आपने कहा था राइट ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे मैम वो कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से थे? इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एक बड़ा सा ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। ये जो बड़ा सा ग्रुप है यही है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? अब इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मैं 3D, 4D, 5D एंड सारी सीरीज के बारे में डिस्कशन करूंगी 1 to 1। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एफ ब्लॉक को सिर्फ अभी देख लो, बाद में फिर से देखेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा की पूरा पार्ट। पहले बात करनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो पहले तो आपको पता है होपफुली कि याद भी आ गया होगा, ये कौन सी सीरीज थी? 3D सीरीज। ये सीरीज थी 4D सीरीज, और ये जो सीरीज थी ये थी 5D सीरीज। यहाँ मैं सीरीज की बात कर रही हूँ, नॉट अबाउट द पीरियड्स। जबकि पीरियड के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको पता है ये कौन से पीरियड से है? 4th पीरियड से। ओके, सो आप देखिए 3D सीरीज में आप कह रहे हैं स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। हमने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी इन सारे एलिमेंट्स की, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, याद आ गई पीरियोडिक टेबल? एक बार एक माइंड मैप आपके बन गया। चलिए अब देखो, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स की मैं बात करती हूँ जो बार बार रिपीट होंगी, सो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यू कैन से ट्रांजिशन सीरीज। क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है? क्योंकि ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी पहली जो पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। व्हाट आई सेड, दे शो वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे तो दे हैव सम स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मेक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनाते हैं ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, और जिनको आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आफ्टर दिस, जब मैंने कहा कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि इनके अंदर कलर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज भी होती हैं? दे समहाउ शो कलर्ड प्रॉपर्टीज। सो इन तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इनको कहा जाता है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, और सिंपली यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इन वेरी शॉर्ट टर्म जो आपको पता ही है, व्हाट दे आर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अब इसकी सबसे पहले जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। EC इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है? n-1 D 1 to 10 ns 0 to 2। What I said, I repeat and you also learn it. n-1 D 1 to 10 ns 0 to 2. This is the generalized electronic configuration for D block elements. After this, first हम एक डिस्कस करेंगे 3D सीरीज एलिमेंट्स के बारे में। अब 3D सीरीज जो एलिमेंट्स हैं, those all are series 3D, 4D and 5D। अब 3D सीरीज में आपको दिख रहा है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर? अब इसका हमने क्या एक निमोनिक्स बनाया था, इजी सा, जिससे हमें ये सारे एलिमेंट्स शॉर्ट टर्म में दिमाग में याद हो जाए, और वहाँ पर हम उस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। क्या थी वो ट्रिक? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, आई एम अमृता इंदौलिया, बट यहाँ मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सो हमें विनीता कृपलानी मैम को याद करना पड़ेगा। कौन सी? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैको नी कॉपर जिंक।
क्लियर? अगेन आई रिपीट, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैको, नी कॉपर जिंक, दिस इज योर 3D सीरीज निमोनिक्स। रियल नेम्स आपको ऑल सबको पता है। अब 4D सीरीज की मैं बात करती हूँ तो 4D में आपको पता है इट्रियम से लेके कैडमियम तक बात होगी। कहाँ से कहाँ? इट्रियम टू कैडमियम। अब रियल नेम्स अगर मैं इनके आपको बात करूँ, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, सबको पता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हम निमोनिक्स बनाते ही क्यों हैं? क्योंकि जब हमें रियल नेम से याद होता है तो हम इनको भूल जाते हैं कि किस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट था, याद ही नहीं होती। इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी। अब इसकी हमने एक निमोनिक्स बनाया था, वो क्या था? यारी ज़रा निभा। क्या कर? यार दोस्ती निभा, फ्रेंडशिप होती है, नए नए दोस्त बनते हो, पुराने भी होते हैं। बात किसकी आती है? ट्रस्ट फैक्टर की। और ट्रस्ट फैक्टर पे ही तो आती है कि यारी ज़रा निभा, मौत तक राह में पड़ेगा आगे कूदना। कूदना इस कैडमियम, कैडमियम में कूदना। यारी ज़रा निभा, मौत तक राह में आगे पड़ेगा कूदना। ये हमने किसकी बनाई है? 4D सीरीज़ के लिए। इसी की तरह 5D सीरीज़ के लिए मैं बात करूं तो आपको पता है एलिमेंट्स कौन से हैं? लेंथेनम टू मरकरी, लेंथेनम टू मरकरी। लेकिन इसकी निमोनिक्स क्या बनाई थी? क्या होता है जो शॉप पे आते हैं? हफ्ता वसूली। अब वही हफ्ता वसूली हमें पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट की 5D सीरीज़ में करनी है। कौन सी सीरीज़ में? 5D सीरीज़ में हफ्ता वसूलना है। तो लीजिए वसूलते हैं। ला हफ्ता, वरना उधर इधर पड़ेगा और हवा। क्या कह रहा है? कोई गुंडा है, कोई शैतान है, वो आके तुमसे कह रहा है ला हफ्ता, वरना और इधर उधर पड़ेगा हवा। वो कह रहा है आपको, डरा रहा है, धमका रहा है। तो डराने धमकाने वाली सीरीज़ है आपकी 5D सीरीज़। रियल में ऐसी वो है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ याद करना है, इसलिए एक शॉर्ट फॉर्म हमने बना ली। चलिए, याद हो गई सबको इस फॉर्म में? अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मेरे को वो फॉर्म लिखने की ज़रूरत है, वो तुमने अब तक नोट डाउन कर ली होगी क्योंकि मैंने 4 से 5 बार रिपीट कर दी। चलो, अब ये देखो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। अब यहाँ पर आपको ये जो 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मैं इन तीनों की बात कर रही हूँ। एलिमेंट्स तो सारे ही दिख रहे हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इनके अपनी सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। सॉरी, कौन कौन से हैं? 3D सीरीज में मैं बात करूंगी तो आप कहेंगे क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। आफ्टर दैट 4D में आप कहेंगे तो मॉलिब्डेनम का होता है, और 5D में आप कहेंगे तो टंगस्टन। ठीक है, हमें ऐसे तो याद हो गया कि क्रोमियम का होता है 3D में, 4D में, 5D में। लेकिन क्या जब तीनों एलिमेंट्स को आप एक साथ लिख रहे हैं या तीनों की टेबुलर फॉर्म में आपने ये जो मेंशन किया हुआ है मैंने, आप देख रहे हैं ये क्या तीनों एक दूसरे के नीचे नहीं आते हैं? सी क्रोमियम, देन मॉलिब्डेनम, देन टंगस्टन। सो आपको एक सीरीज में ही याद हो जाता है कि हाँ, ये तीनों ब्लॉक एलिमेंट्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं अपनी अपनी सीरीज में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग को क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है। अब हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप लोग सब सीख गए हो। अब यहाँ टेबुलर फॉर्म में मैं सारी सीरीज 3D, 4D, 5D 3 सीरीज का ही डिस्कशन चल रहा है। 3D स्कैंडियम टू जिंक। सबसे पहले 3D सीरीज को लेकर बात करते हैं। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्कैंडियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको सबको पता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Sc एंड एज द एटॉमिक नंबर इज 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल के लिए बात कर लूं, 3p6 तक तुम सब लिख लोगे, लास्ट क्या हो जाएगी? 3d1 4s2। आफ्टर द स्कैंडियम अगर टाइटेनियम के रिस्पेक्ट में बात की जाए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइटेनियम इज 3d2 4s2 और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? Ti। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो। वैनेडियम के केस में फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, सिंपली सिंगल V से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉन्फ़िगरेशन अगर बताया जाए तो कहा जाएगा 3d3 4s2। ठीक है। आफ्टर दिस अगर क्रोमियम की तरफ आप मूव करेंगे तो यहां एक बात याद रखनी है कि क्रोमियम का जैसे कि आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर 24 होता है, ठीक है, लेकिन यहां जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज है वो क्या है? 3d5 4s1, क्योंकि यहां आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिजेंबल करके चलते हैं, दैट्स व्हाई वी आर साउंडिंग इट लाइक एज 3d5 4s1 एंड सेम इन द केस ऑफ मैंगनीज ऑल्सो। सो ये जो दोनों हैं, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा सीरीज चेंज आता है, दैट इज
3d5 4s1 एंड 3d5 4s2, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आफ्टर दिस फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। आयरन के लिए आयरन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Fe, एटॉमिक नंबर इज 26 और कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। इसके बाद 1 to 1 इंक्रीज करते जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का रिप्रेजेंटेशन Cb नहीं होता, Co होता है। CO है 27 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 4s2, क्लियर। देन आफ्टर कम टू द निकल। निकल मतलब Ni, Nk नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंबल्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन याद रखना है और कॉन्फ़िगरेशन तो तुम एटॉमिक नंबर याद है तो इजीली लिख लोगे। जिन दो में एक्सेप्शंस आएंगे या जहाँ कहीं भी एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब कोबाल्ट के बाद निकल के लिए क्या लिखोगे, 3d8 4s2। फिर कॉपर, कॉपर के लिए आप लिखेंगे 3d10 4s1। देखो यहाँ भी एक ये कॉज याद रखना है, क्योंकि यहाँ जब आप इसकी बात करते हैं क्रोमियम के लिए, क्रोमियम से क्रोमियम +2 के रिस्पेक्ट में, मैग्नीज आपको पता है +7 स्टेट्स तक एग्जिस्ट करता है, और कॉपर भी आप कॉपर से कॉपर +2 के रिस्पेक्ट में बात करते जाएंगे। इसके लिए आप लीजिए 3d10 4s1। देन इन द एंड 3d सीरीज में कौन बचा है लास्ट, जिंक। एटॉमिक नंबर इज 30 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d10 4s2। तो इस तरीके से हमने 3D सीरीज की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। एंड होपफुली अब हमें टेबुलर फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एलिमेंट सुनना है या एटॉमिक नंबर सुनना है, हम सारी चीजें आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 4D सीरीज, ठीक है। 3D के बाद जब 4D में मूव करोगे तो याद रखना है इटरबियम टू कैडमियम। हाँ, ये Y जो है इसको कहा जाता है इट्रियम, ठीक है। अब इट्रियम का सिंबल है Y, एटॉमिक नंबर इज 39। अब क्या मैं यहां से फिर से लास्ट शेल की बात कर लूं, क्योंकि यहां तक आपने कंप्लीट कर ली थी कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने लिखा क्रिप्टन 4d1 5s2। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ। जर्कोनियम इज Zr 4d2 5s2। नायोबियम इज Nb 4d4 5s2। molybdenum is Mo, not Mb, not Md, it's Mo. Molybdenum is Mo and the configuration is 45 5s1. Then after technetium, technetium is not Th, it is Tc. Yes, I repeat it again, it is Tc. Clear? Configuration is 45 5s2. Then after come to ruthenium. अब आप लोग का जो confusion है वो यहाँ है। रुदेनियम और रोडियम में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं सिंबल्स को लेकर। रुदेनियम में रोडियम लगा देते हो, रोडियम में रुदेनियम लगा देते हो। तो याद रखो रुदेनियम, रू पहले आ रहा है तो Ru, रोडियम RH, ठीक है। स्पेलिंग से जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है उससे पिक कर लो, रुदेनियम Ru, ठीक है। रोडियम इज RH। कॉन्फ़िगरेशन इज 4d7 5s1 एंड 4d8 5s1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक एक शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। अब आप जैसे ही पैलेडियम पे मूव करेंगे तो यहां याद रखना है, इस पैलेडियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4d10 5s0। s के इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में। देन कम टू सिल्वर। सिल्वर इज Ag नॉट S। सिल्वर का रिप्रेजेंटेशन Ag, लाइकवाइज गोल्ड का Au। कॉन्फ़िगरेशन इज 4d10 5s1 एंड इन द लास्ट कैडमियम। कैडमियम का होता है 4d10 5s2। क्योंकि हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर प्रेजेंट की हैं, हमने लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन को काउंट कर लिया। सो आपने 3D के बाद 4D भी कंप्लीट कर लिया। अब एक सीरीज और बची है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी इसके साथ साथ ही देख लेते हैं, दैट इज 5D। 5D कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम लैंथेनम टू मरकरी। लैंथेनम टू मरकरी। अब लैंथेनम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है La। एटॉमिक नंबर काउंट शुरू होता है 57 से, ठीक है। और आप इसके रिस्पेक्ट में क्या है, जिनन 5d1 6s2। देन कम टू हाफनियम। हाफनियम रिप्रेजेंटेशन इज HF। एटॉमिक नंबर इज 72। क्योंकि यहां पूरी लैंथेनम सीरीज आती है तो ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। ये 57 के बाद हम 72 रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहां लैंथेनम सीरीज हमने पूरी की पूरी ली हुई है। सो इट इज 4f14, ये कंप्लीट हो गया, 5d2 6s2। देन टेंडुलम इज Ta
5d3 6s2। देन कम टू द टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, T से रिप्रेजेंट नहीं करते। टंगस्टन इज W। क्लियर? एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? 5d4 6s2। नेक्स्ट इज रेनियम। अभी देखो रोडेनियम आया, रोडियम आया, एक और सिंबल है दैट इज रेनियम। रेनियम का प्रेजेंटेशन होता है Re। कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। ऑस्मियम इज OS, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। इरिडियम इज IR 5d7 6s2। प्लैटिनम इज PT 5d9 6s1। ठीक है? गोल्ड इज AU 5d10 6s1 एंड द मरकरी इज HG। मरकरी का रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना है, नॉट M, इट इज HG। और किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 5d10 6s2। सो यहां आपने होल ओवर तीनों सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को एक बार अच्छे से लिखना फिर से सीख लिया। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज एक बार आप खुद से भी लिख के देखें और जो मैंने एक्सेप्शंस बताए हैं जिन केसेस में, उनको स्पेशली नोट डाउन कर लें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके। किनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन से सीरीज? 3D 4D एंड 5D। और आप इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको, देखिए यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है। मैंने कहा इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इजीली ब्रेक नहीं होते। ब्रेक होते हैं बट इजीली ब्रेक नहीं होते। ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बट अगर आप कहें कि वन शॉट ब्रेकेज इनमें पॉसिबल है तो वो पॉसिबिलिटी इनके अंदर बहुत कम होती है। दैट्स वाई दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर? आफ्टर दिस दे हैव इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। आपको सबको पता है कि ये है क्या? ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। और ये जो बल्ब आपको यहाँ दिख रहा है, सी दिस, इसमें ये जो फिलामेंट है ये होता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है। किस तरीके का प्रॉपर्टी? कि वो क्या है? जनरेट करता है, जितना ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आता है उतना ही ज़्यादा रेडिएशंस वो एविएट करता है। इस वजह से टंगस्टन को बल्ब में एज अ फिलामेंट यूज़ किया जाता है। सी इन दिस और ऑल्सो, मेरे ऊपर जैसे जितनी भी सारी लाइट्स हैं उन सब के अंदर कौन से फिलामेंट्स की बात हो रही है? मे बी दे आर फ्रॉम टंगस्टन और फ्रॉम द अदर सीरीज एलिमेंट्स। सो इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है। इसके बाद देखिए मेटालिक लस्टर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर। इसका मतलब क्या है? कि इनके अंदर शाइनी अपीयरेंस का पार्ट होता है, कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये क्या करते हैं, मेटल्स हैं ये सारे की सारे, लेकिन जो चमकीले, आपकी भाषा में मैं बात करूं या मेरी भाषा में या फिर हम सब की एक कॉमन टर्म में मैं बात करूं तो वो ये है कि ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। सो दे गिव मेटालिक लस्टर। आफ्टर दिस डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप इनको हैवी रेंज पार्टिकल से अलग अलग फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। लाइकवाइज आई सेड कि मैंने एक ब्लॉक लिया आयरन का। किसका? आयरन का मैंने कोई ब्लॉक लिया, अब मुझे उसके रॉड्स बनाने हैं, ब्लॉक से रॉड बनाना है, और आई सेड रॉड भी नहीं, मुझे वायर में उसको जनरेट करना है। सो हम उसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हम कहेंगे कि ये फॉर्म जो होता है वो कहलाता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी सिंपली होता है कि अभी मैंने जब डक्टिलिटी के केस में बोला तो आपने कहा ब्लॉक से रॉड देन वायर। मैलिएबिलिटी होता है कि थिन लेयर्स बनाना, बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर्स में वो जनरेट हो जाए। आई कैन से गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई होता है कि आप उसकी थिन शीट्स बना लेते हैं। आप स्वीट्स के ऊपर भी देखते हैं, काफ़ी सारे स्वीट शॉप्स पे आप देखते हैं कि वो बोलते हैं ना, क्या होता है वो, बर्क, आई थिंक द रियल नेम इज़ बर्क, जो वो चांदी का या सोने का एक बर्क लगा देते हैं मिठाइयों के ऊपर। सो दैट इज़ मैलिएबिलिटी, कि वो इस फॉर्म तक चेंज हो जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट, अब कुछ हमने, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी आपके डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको पढ़ना है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। क्या?
एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में ये मैंने 3D सीरीज के एलिमेंट्स ले रखे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये सारे एलिमेंट्स में अगर आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मीन्स स्कैंडियम से जिंक की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो देखिए, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, स्कैंडियम टू मैग्नीज, आपने देखा कि यहाँ पर साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 110% इंक्रीज हो रहा होगा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट की मैं यहाँ पर अगर रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे, जब साइज के रिस्पेक्ट में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो मुझे बताइए स्कैंडियम से मैग्नीज तक स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इट्स इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीशियम, because as the size decreases, effective nuclear charge increases when you are moving from left to right in a period up to manganese from scandium, ठीक है। लेकिन आयरन से लेके निकल तक, कहाँ से कहाँ तक, आयरन टू निकल, ये 3 एलिमेंट्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, FeCONI, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इन तीनों के केस में आप देखेंगे कि साइज जो होगा वो डिक्रीज नहीं होगा, दैट इज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। कौन से 3 हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इनके रिस्पेक्ट में तीनों की तीनों में आप कहेंगे कि साइज जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन इसके बाद जो 2 एलिमेंट्स हैं लास्ट, यानी कि निकल के बाद आप जो मूव कर रहे हैं, आपने देखा कॉपर और जिंक, 2 एलिमेंट्स हैं कॉपर और जिंक। वहां आपको देखने को मिला कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। बिल्कुल, यहां आपने देखा इनिशियल में स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हो रहा था क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन लास्ट में आप मूव कर रहे हैं, आपने देखा साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ऑन एन ऑब्वियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आई। ये क्या था आपका होल ओवर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब देखो यहां पर एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यहां आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैक्सिमम क्या है, अट्रैक्शन। जबकि जब आप मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पीरियड की तरफ, तो आपने देखा कि यहां पर क्या होता जा रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ऑन एन ऑब्वियस कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन ही होगा। अट्रैक्शन किसके केस में होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। सी दिस, बात समझ में आई। जबकि आयरन से निकल के केस में आपने देखा कि सेम चीज थी, साइज हमेशा सेम होता है। यहां अट्रैक्शन से रिपल्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में। दैट्स व्हाई वी कैन से साइज रिमेन्स सेम। शिट, आइए अब यहां पर एक एक्सेप्शन है जो मुझे आपको बताना है। ये जो जिंक है, जिंक का साइज कैडमियम से, कॉपर से बड़ा होता है। सॉरी, जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है। रीजन क्या है, क्योंकि जिंक के केस में क्या होते हैं, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका मतलब उसमें क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमने अभी बात की लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव किए। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं। किस में मूव कर रहे हैं, ग्रुप में। तो 3D से 4D की तरफ जब आप मूव करोगे टॉप टू बॉटम, तो आप कहेंगे साइज वहां पर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बिकॉज as the number of shells increases while you are moving from top to bottom in a group from 3D to 4D, size increases. Next, और 4D से 5D के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो
4D से 5D के रिस्पेक्ट में आप कहेंगे साइज रिमेन्स सेम, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा क्या हो रहा है, रिपल्शन। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का केस है तो आप कहेंगे वहाँ पर साइज क्या होगा, नियरली सेम। अब देखिए इसका रीज़न, ये देखिए 3D 4D 5D, आपने देखा 3D से 4D नंबर ऑफ शेल्स, अब 4D से 5D ऑलमोस्ट सेम। एक तो मैंने रीज़न आपको बता दिया। दूसरा रीज़न आप कहेंगे कि जो 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हाफनियम, ये क्या है, लेंथेनाइट्स हैं। हाफनियम से आप सॉरी, ये जो लेंथेनाइट्स हैं इनमें आप देखेंगे Z इफेक्टिव, यानी कि Z इफेक्टिव क्या है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज हो रहा है एज द साइज इज सेम, और उसी को आप कहते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। जो 5D सीरीज होती है फ्रॉम लेंथेनम, उसी को कहा जाता है लेंथेनाइट सीरीज, और बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट सीरीज दे हैव लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, और इसलिए हम कहते हैं कि उनका साइज क्या आता है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज बिकम सिमिलर। अभी हमने ये चीज डिस्कस की है आपसे, सेम चीज। ओके, जर्कोनियम टू नायोबियम एंड हाफनियम टू टेंटेलम। चलो अब एक डिस्कशन होगा मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। जनरल प्रॉपर्टीज चल रही हैं। पहला पॉइंट था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। आइए अब मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले तो ये ग्राफ देखो, क्योंकि ये जो ग्राफ होते हैं ना ये कहीं भी गलत नहीं होते हैं। कई बार होते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस ग्राफ को लेकर अलग बन जाता है तो हम अपना कॉन्सेप्ट लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रॉपरली एक्सप्लेनेशंस हो चुके हैं, डिस्कवरीज हो चुकी हैं। सो ग्राफ कभी भी गलत नहीं होता। तो आप ये देखिए, इस ग्राफ के अंदर मैंने आपको 3 पीक एलिमेंट्स दिए हैं। कौन सा है, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड क्रोमियम। क्या वो फर्स्ट पॉइंट याद आया जब मैंने आपसे इनिशियल में अभी कहा था डी ब्लॉक की स्टार्टिंग में कि ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं इनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हुआ क्लिक, सी। अब इसका रीजन क्या है, ये देखिए, ये आपकी सीरीज स्कैंडियम टाइटेनियम वाली, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज है। ठीक है, अब 3D सीरीज में आपको देखने को मिला है कि 3D सीरीज के अंदर किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, क्रोमियम का। रीजन है क्योंकि वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट D5, मैक्सिमम एट D5। सेम रीजन है किसका, 4D सीरीज के अंदर मॉलिब्डेनम का, एंड सेम फॉर द टंगस्टन। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया है। यहां आप कहेंगे ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, पहला रीजन कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस इतनी ज़्यादा हाई क्यों होती हैं। अब यहाँ ग्राफ में एक चीज़ देखिए कि व्हाइल यू आर मूविंग फ्रॉम टाइटेनियम टू वैनेडियम इट स्लाइटली इंक्रीजेज, बट आफ्टर द वैनेडियम क्रोमियम पे भी इंक्रीज हुआ, लेकिन मैग्नीज एक ऐसा एक्सेप्शन है 3D सीरीज के अंदर जिसके अंदर सडन डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। सो ये बात याद रखनी है, इट्स एन एक्सेप्शन, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां देखिए बाकी के सारे एलिमेंट्स मेंशन्ड हैं, आप देख लीजिए। जो याद रखने हैं मैंने उन्हीं को हाईलाइट किया है। क्या है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। अब स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स ड्यू टू D5 इंटरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है इनके इस पॉइंट वेरिएशन का, कि इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। किस वजह से, क्योंकि उनके बीच में D5 इंटरेक्शन होता है। व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इट इज़, D5 इंटरेक्शन। और इस वजह से कैसे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के केस में अब सबसे पहले अब आप मुझे ये बताओ कौन कौन सी सीरीज हैं, ये 3D, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। पिंक वाली 3D, ऑरेंज वाली है 4D सीरीज और ब्लू वाली है आपकी 5D सीरीज। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ आप जब सीरीज में आप देख रहे हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, क्या कह रही हूँ मैं,
स्कैंडियम से लेके जिंक तक, लेकिन निकल तक तो ये डिक्रीज हो रहे थे। सी, तीनों ही के लिए आप देखिए यहाँ 3D सीरीज में मैं देखूँ तो निकल तक ये सारे डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन आफ्टर द निकल यानी कि जब इन्होंने कॉपर और जिंक की तरफ मूव किया है, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, हो रहा है इंक्रीज यहाँ पर ग्राफ में। तो ये जो इंक्रीज है यही याद रखना है कि जिंक का ज़्यादा होता है कॉपर से, एटॉमिक साइज। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, इवन आ चुका है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ग्राफ, इसीलिए इस ग्राफ को मैंने आपको बताया है कि जिंक का एटॉमिक साइज कॉपर से ज़्यादा होता है, while that in all the series it decreases initially, but after the nickel it start increasing from copper to zinc, and zinc has maximum atomic size than copper. अब देखिए यहाँ पर lengthenide contraction filling of 4f before 5d decreases the overall size. ये भी मैंने आपको बताया कि आपको पता है 5D सीरीज आपकी क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कॉज करती है, और वहाँ पर पहले 4f इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। ये तो जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो दोबारा यहाँ पर उसी चीज़ का बता रही हूँ कि साइज रेशो एस्पेक्ट आप किस तरीके से देखेंगे। वहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले 4f वाले ऑर्बिटल में कराएंगे, उसके बाद आपको 5D में मूव करना है। रीजन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? और यहाँ आप देखेंगे जो 4D और 5D सीरीज है, ये देखो 3D वाली समझ में आ रही है, लेकिन 4D और 5D के बीच में आपको गैप बहुत कम देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम गैप है, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, नियरली और ऑलमोस्ट सेम। चलिए सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जनरल प्रॉपर्टीज चल रही हैं। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है क्या? ये एग्जैक्टली वही है मेल्टिंग पॉइंट वाली बात। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कि जो जितना जल्दी मेल्ट आउट हो जाए, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो एटमाइजेशन का मतलब क्या है? सेम वही, जो जितनी जल्दी अपनी एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इसमें क्या कोई डिफरेंस दिखेगा? नहीं। ये देखो क्रोमियम, ये 3D वाले, ये 4D और ये 5D। तो 3D, 4D, 5D तीनों के केस में आप इसको सेम रिवील कर लीजिए मेल्टिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। D5 shows high values due to strong metallic bonds। बार बार मैं उस चीज़ को बोल रही हूँ कि जो D5 वाले हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, D5 इंटरैक्शन पाया जाता है। चलो नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट इज हायर। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वाले लेंथेनाइड्स 5D एलिमेंट्स इज हायर देन 4D। क्यों? क्योंकि वहां पर होता क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन अभी पढ़ा है तुमने। अब उसी चीज को मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आ रही हूं। दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 73 टू 82 हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एलिमेंट प्रेजेंट अबव 8। नेक्स्ट ये देखिए, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम। क्या कह रही हूं मैं? मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हाई होगी जिंक से, और जिंक की उससे भी ज़्यादा होगी किससे, कैडमियम से। आप यहाँ पर जब मूव कर रहे हैं तो आपने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। अब आप कहेंगे ये ऊपर क्या लिखा है, तो ये आपके याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है, मजाक। क्या लिखा है मैंने? मजाक, कि मजाक चल रहा है ये। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो तुम। कैसे इंक्रीज कर रहे हो? फ्रॉम मजाक, मजाक। म क्या है? Mg, za is Zn, K is cadmium. So this is a short trick for you to learn easily. अब देखो, जिंक का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है 30 होता है, कैडमियम का 48, मरकरी का 80। अब तुम्हें पता है जब तुम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो साइज इंक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन कैडमियम से मरकरी के केस में
कैडमियम से मरकरी के केस में क्या होगा, मरकरी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, कैडमियम से। आगे बात समझ में, मजाक। चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज हाई फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में इसने क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्रोमियम की और कॉपर की हाई क्यों होती है। अब देखो, अगर मैं क्रोमियम के लिए बात करूं, ये देखो, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, आर्गन यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तो यहीं हो गए, 4s2 3d4 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, ये तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हो गया, हमें बात पूछा गया है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों होती है। तो ये देखिए, जैसे ही आपने इसको प्लस फॉर्म में चेंज किया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया, आपने कहा इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, कहाँ से करेगा, S से D में। तो ये देखिए 4s1 3d5। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बिकॉज हमें यहाँ पर इनका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, किसकी, D ऑर्बिटल की, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होती है दोनों के केस में, क्रोमियम और कॉपर के केस में। ये भी मैंने डायरेक्ट सेकेंड लिखा है, सेकेंड IE, ठीक है, 3d10 4s1। नहीं तो फर्स्ट वाले के केस में ये क्या होती है, 3d9 4s2, ये होती है फर्स्ट। चलो नेक्स्ट, वाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज एंड जिंक इज वेरी हाई। अब इन दोनों के लिए पूछ लिया कि इनकी थर्ड क्यों हाई है, उनकी सेकंड पूछी थी। ये देखो, मैग्नीज का आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 और 2 20 25, ठीक है। अब 25 आपने बता दिया, वो तो एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन भी आपने लिख ली। तो सबसे, अब मैंने मैग्नीज 2 के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करो, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा कौन से ऑर्बिटल से, S से जाएगा और किस में जाएगा, 3d5 में। क्या हो जाएगा, स्टेबल तो हो जाएगा लेकिन हाफ फिल्ड होगा। सेम जिंक के केस में आप बात करेंगे, यहाँ आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कराया, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो यही है कि यहाँ 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बना था, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बना था, और यहाँ पर क्या है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बोथ द कंपाउंड्स आर स्टेबल इन द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर्म एंड बोथ हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज इन थर्ड फेज, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब ये ट्रांजिशन मेटल्स आयनाइजेशन एनर्जी का ही है ये ग्राफ भी। तो ये देखो, इस ग्राफ को देखो, सीरीज बता दो पहले, 3D, टीचर, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैकोनी, कॉपर जिंक। तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है कि जो आयरन है उसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 3D के केस में, 4D के केस में किसकी है, पैलेडियम की, और 5D के केस में किसकी है, इरिडियम की। सो तीनों ही सीरीज एलिमेंट्स में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जीज किसकी हैं, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज कौन रख रहे हैं, आयरन 3D के रिस्पेक्ट में, 3D सीरीज में आयरन, 4D सीरीज में है पैलेडियम, और 5D सीरीज में है आपका इरिडियम। सो इस ग्राफ से मुझे यही बताना था। अब आप देखिए, पुअर शील्डिंग फ्रॉम F इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। आपने कहा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, वहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग इंक्रीज होती जा रही है। क्या देखा, ओवरऑल फॉर्मेशन क्या होगी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन सेकंड, लेस देन थर्ड। सो मैक्सिमम आयनाइजेशन कौन से केस में होगी, थर्ड आयनाइजेशन के केस में। क्लियर। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टी, दे शो वेरिएबल वैलेंसीज, इसीलिए तो इनको हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, एज बोथ NS एंड N-1D unpaired electrons take part in the bond formation. Next, due to a small difference between energies of NS and N-1D orbitals. क्या reasons हैं इनके different oxidation states के,
पहली चीज़ तो इन्होंने बोला कि इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के केस में NS एंड n-1d ऑर्बिटल के केस में, और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है NS और n-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज के बीच में। बात समझ में आ गई? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन। अब आयरन का तुमको पता है एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉन फिल करो आर्गन 4s2 3d6। 4s2 के दोनों भर दिया आपने, 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं d के, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4, यानी कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये शो कर ही सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर Fe+6 तक शो कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसको एक्साइट करके और इसको एक्साइट करके। तो यानी कि आप कहेंगे वहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6। तो आयरन जो है वो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? फ्रॉम +2 टू +6। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज +2, बट स्कैंडियम इज द सिंगल एलिमेंट जो शो नहीं करता है +2। सो पूछा जाएगा, लिख के दिया है, दिमाग में डाल लो, कॉपी में भी लिख लो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है रुदेनियम और ऑस्मियम का, कितना होता है? +8। अब ये देखो, स्कैंडियम मैंने बोला था +2 शो नहीं करता, +3। टाइटेनियम +2 और +3 दोनों शो करता है। वैनेडियम +2 से +5 तक शो करता है। क्रोमियम +2 टू +6। मैग्नीज, क्वेश्चन ही इस पे आता है कि मैग्नीज ये एक इकलौता बंदा फ्रॉम होल पीरियोडिक टेबल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कितने? दैट इज +7। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि तुम्हारे दिमाग में हाईलाइट हो जाए। बस एक बार माइंड में हाईलाइट हुआ फिर पेपर में तो तुम कर ही दोगे। आयरन +6 तक, कॉपर 2 3 4, दिस एंड दिस। सो होल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजेस ये आपके सामने मेंशन्ड है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डायमैग्नेटिज्म। क्या होता है ये? ये होता है ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि वो जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयरिंग होगी, पेयर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कहलाएगा डायमैग्नेटिज्म। किस वजह से होता है? रिपेल्ड बाय मैग्नेट। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक। आपको पता है 2 ही तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था जब सारी चीज़ें बात की थी। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पैरा मतलब अनपेयर्ड, डाय मतलब पेयर्ड। सो सेम चीज़। ये क्या होते हैं? पैरा वाले वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट से। एक कॉन्सेप्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। व्हाट आई सेड? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। एंड द लास्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक के अंदर पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक के अंदर। मॉडरेटली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप डिनोट करते हैं म्यू से। फॉर्मूला क्या होता है? √n+2। अब यहाँ जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इट इज? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। म्यू इज योर मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड यूनिट्स जो होगी, इसको जो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यूनिट क्या होगी? Bm। उसको आप कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोर, उन्होंने अपने नेम पर ही इसकी यूनिट बना दी थी, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। अब देखिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये रेंज होती है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में रेंज कितनी होती है? 1.73। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, जो कि क्या है, आपको कोई एलिमेंट दे दिया है, कोई भी, उसकी डायरेक्ट ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है 1.73 Bm, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहाँ पर आप बताइए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे।
आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधा सा देखना है पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है। क्या कहा मैंने कि पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू दे रखी है उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होंगे। यहां कितना है 1, सो आप कहेंगे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैम मान लो वैल्यू दे रखी है 5.76 BM और हमसे पूछा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बता दो। मैंने क्या कहा तुमसे कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देखो, पॉइंट से पहले क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, बस हो गया खत्म। क्यों ज़्यादा रामायण में घुसना है तुमको, पॉइंट से पहले की वैल्यू देखो उतने ही नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहाँ पर। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है ना, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, मैंने बताया था। वेरिएबल वैलेंसीज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कैसे? क्योंकि इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जो क्या करते हैं, रीडली एक्सेप्ट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से, डोनर एटम से, और उन डोनर एटम्स को कहा जाता है लिगेंड्स। क्या कहा जाता है, लिगेंड्स। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली कर लेते हैं। और जब ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को आप नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो कि हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो देखो यहाँ पर मैंने कॉपर का मॉलिक्यूल लिया है, ये सारे क्या है, ये कॉपर के मॉलिक्यूल, और ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, दोज ऑल आर व्हाट, लिगेंड्स। इनसे इलेक्ट्रॉन्स लेके ये इजीली क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो दे आर गुड कैटलिस्ट। कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। भाई डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्यों? और कैटलिस्ट का मतलब ही क्या है, दैट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जिनका काम ही क्या है, रिएक्टिविटी की रेट को बढ़ाना। ये सारे के सारे कैसे हैं, अच्छे कैटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। इसलिए ये इजीली सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस कर लेते हैं। और एबिलिटी टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस। ये देखिए यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात की है, सिंपल सी। आप देखिए नाइट्रोजन के केस में आपने N2 बना लिया, यहाँ पर NH3 आपने क्या किया, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लिया, अपनी स्टेबिलिटी फिक्स की, अपना एक कॉम्प्लेक्स बना डाला। इट्स सिंपली एन रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ड्यू टू वेरिएबल रिएक्टिविटी दे आर नोन फॉर कैटालाइसिस। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कैटालिसिस। जैसे कि हेबर्स प्रोसेस में आप देखते हैं आयरन का, अभी नहीं पढ़ना है, फिजिकल का पार्ट है, पढ़ाऊंगी हेबर्स प्रोसेस। चलो अब ऐसे ही आपको याद होगा रेने निकल को आपने हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया था एल्कीन्स की में। जब अपन एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन कराते हैं ऑर्गेनिक में, तो आप रेने निकल वहाँ पर यूज़ करते हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का पार्ट है। चलिए अब कलर्ड आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस यानी कि अपने डी ब्लॉक वाले कलर आयंस शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। अब देखो यहाँ पर आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया, वेरिएबल वैलेंसीज आपने पढ़ा। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो शो कर रहे हैं तो वेरिएबल ही कलर होगा उनका, हर ऑक्सीडेशन स्टेट पे सेम कलर थोड़ी होगा। मान लो आयरन +2 से +6 तक शो करता है, तो क्या एक ही कलर देगा, नहीं। टाइटेनियम है सिर्फ +3 शो करता है, टाइटेनियम कैसा होता है, वॉयलेट कलर का। वेनेडियम है, वेनेडियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +3, +4, +5। तो +2 के केस में वॉयलेट, 3 के केस में ग्रीन, 4 के केस में लाइट ब्लू एंड येलो। सो ये सारी जो मैंने कलर चेंजेस दिखाए हैं, दे आर एज पर देयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। सो सिंपल सा पार्ट है, याद करने के लिए, समझने के लिए। अब आपको भी पता है कि ये जो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये जो कलर का केस है, होता क्या है, एक्साइटेशन ही तो है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वहीं आप कलर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन और डी ट्रांजिशन। सी यहाँ आपने देखा इलेक्ट्रॉन था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर गया, एक्साइटेड स्टेट में दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, उसी दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप क्या कहते हैं, h न्यू।
दैट्स इट. सो दिस इज़ द होल जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने आज डिस्कस की हैं. इसके बाद डी ब्लॉक अभी ख़त्म नहीं हुआ है. डी ब्लॉक में हम कुछ अभी इसके कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. उन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में हम कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस की बात करेंगे, कुछ रिएक्शन पार्ट भी देखेंगे. अभी आज के पार्ट में हमने आपसे सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्लस जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं. सो टिल देन प्लीज़ लर्न अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज़. पढ़ लो. इन द एंड, अरे बच्चा पढ़ तो तुम रही हो, थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज सेशन स्टार्ट कर दो. टिल देन थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, थैंक यू सो मच.